आज बात करेंगे एक नाम की। नाम शाहिद। शाहिद माने गवाह। अगर उर्दू अरबी में देखा जाए तो शाहिद के माने होते हैं गवाह। गवाही। गवाही का मतलब यानी सच। जो सच को सच साबित करे और झूठ को झूठ साबित करे। ऐसे ही एक शाहिद की कहानी जिसने अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे। बहुत उतार चढ़ाव उसकी जिंदगी में आए। यहाँ तक के हालातों को देख के वो थोड़ा भटका और भटकने के बाद में अपनी पढ़ाई के साथ साथ उसने किया क्या। उसने अपनी लाइफ को कुछ चरमपंथियों के हाथों, जो ये कहते थे कि हम इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके हवाले कर दिया। और जब उसने वहां के हालात देखे तो उसको एहसास हुआ कि तूने गलती की है, और वो अपने घर वापसी करता है। वो वहां से कैंप छोड़कर, उन लोगों को छोड़कर अपने घर मुंबई भागा चलाता है। कश्मीर से, कश्मीर की वादियों में रहा, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ भाला। उसके बाद वो सब कुछ नकारते हुए, सब कुछ छोड़ते हुए अपने घर वापसी करता, अपनी गलती को सुधारता है और अपने घर वापसी करता है। घर वापसी करने के बाद में जो फिल्म आप पीछे देख रहे हैं वो उसी पे आधारित फिल्म है। ये उसी की कहानी है। उसी कहानी पे ये फिल्म बनी है जिसका नाम है शाहिद। कौन था शाहिद, क्या था शाहिद, इसी पे बात करेंगे आज हम आपसे। 11 फरवरी 2010, 11 फरवरी 2010 को इस शाहिद की बेरहमी से हत्या कर दी गई, या कहेंगे इसको शहीद कर दिया गया। वजह क्या थी? वजह थी ये बेईमानों को बेनकाब करने लगा था। ये उन मजलूमों के केस लड़ता था जिन्हें बेगुनाह होते हुए पुलिस और कुछ नेता अपने शिकंजे में फंसाकर जेल की सलाखों के नीचे पहुंचाते थे। इसी कहानी पे हम बात करेंगे। बाकी फिल्मांकन आपके पीछे चल रहा है और हम कोशिश करेंगे समझाने की कि शाहिद नाम क्या था। ये खबर हमको लगानी थी कल, लेकिन कुछ तकनीकी परेशानियां हुई, उस वजह से एक दिन हम लेट हैं। हम इससे माफ़ी चाहेंगे आपको। आज 12 फरवरी को हम इसको लगा रहे हैं, जबकि लगानी हमको 11 फरवरी को थी। तो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है SM फरीद भारती। आप देख रहे हैं NBTV न्यूज़। NBTV न्यूज़ आपको वो सब कुछ दिखाने की कोशिश करता है जो सच है। सच पर आधारित ये कहानी हम आपको सुना रहे हैं शाहिद की। एडवोकेट शाहिद, जो एक चरमपंथी से, जिसको दूसरा नाम कहा जाता आतंकवादी, वो भटका था कुछ वक्त के लिए और पहुंच जाता है उन आकाओं के पास में जो आतंकवादी कहलाते हैं, चरमपंथी कहलाते हैं, कश्मीर। वो कश्मीर पहुंचता है और वहाँ ट्रेनिंग लेता है, वहाँ के हालातों को देखता है। उसके अंदर एक जज्बा था, वो जुल्म से लड़ना चाहता था और उसे वो रास्ता उस वक्त सही लगा। लेकिन जब वो वहाँ के हालात देखता है तो उसे अफसोस होता है। अफसोस क्यों होता है? अफसोस इसलिए होता है कि ये जो रास्ता है, जो इन्होंने बंदूक का रास्ता चुना है, जो ये खून खराबे का रास्ता चुना है, ये रास्ता सही नहीं है। सही रास्ता कानून और इंसाफ का है, कानून के और संविधान के दायरे में है। वो एक हत्या को देखकर वहां से चला आता है, उन सब को छोड़कर चला आता है। और जब वो मुंबई वापस आता है, कुर्ला मुंबई में अपने परिवार के पास वापस आता है, तो परिवार को भी बहुत खुशी होती है, खासकर उसकी माँ, क्योंकि वालिद का उसके बचपन में ही इंतकाल हो चुका होता है। 4 भाइयों की ये फैमिली है, एक माँ है, सभी माँ की ताबेदारी करते हैं, माँ को बहुत मानते हैं। और जब वो वापस आता है, उसी के कुछ दिन बाद कहीं से पुलिस को खबर लगती है कि ये आतंकवादियों का एक मोहरा है और ये आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देना चाहता है।
मुंबई की पुलिस उसे उठाती है। पहले उसके भाई को ले जाने की कोशिश करती है क्योंकि वो घर पर मौजूद नहीं था। जब उसके भाई को ले जाती है इतने में ही वो आ जाता है, और जब वो आता है और पूछता है तब उसका नाम पूछा जाता है कि मेरा नाम शाहिद है। कि अच्छा तू है शाहिद, तो गाड़ी में बिठाकर उसे ले जाती है। उसे नहीं मालूम तुझे क्यों ले जाया जा रहा। और जब वो पहुंचता है कोतवाली, तो वहां एक पुलिसकर्मी उसके पास एक फाइल लेकर आता है और फाइल लाकर कहता है कि इस पर दस्तखत कर दे, यही तेरे लिए अच्छा है, वरना, और मैं तेरे भले की बात कर रहा हूं, क्यों कि अगर तू सिग्नेचर नहीं करेगा तो तुझ पर जुल्म होगा, मार पिटाई होगी, तेरे साथ अत्याचार होगा, 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर तुझे सिग्नेचर करने पड़ेंगे, करने तब भी करेंगे। तो उसकी समझ में आता है, वो सिग्नेचर कर देता है। सिग्नेचर करने के बाद उसे मकोका के तहत तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। तिहाड़ जेल में आने के बाद में वो अपने हालातों को देखता है, सोचता है, समझता है, और समझने के बाद में जो हालात उसके सामने नजर आते हैं, क्योंकि उससे सैकड़ों बेगुनाह जब जेल के अंदर नजर आते हैं और उनकी पैरवी करने वाला कोई नहीं, और ऐसे ऐसे बेगुनाह होते हैं जिनका परिवार तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, आज वो पैसे पैसे के लिए मोहताज हैं, तब उसके दिल में आता है और वो ठानता है कि मुझे पढ़ाई करनी है। वो जेल ही के अंदर उसे 2 साथी मिलते हैं, क्योंकि जहाँ चाह है वहाँ राह है, और जब उसे 2 साथी मिलते हैं बुजुर्ग, वो उसे सलाह देते हैं और उसके पढ़ने पढ़ाने की जिम्मेदारी जेल अधीक्षक से लेते हैं, और जेल अधीक्षक से बात करते हैं, उसे पढ़ाई की इजाज़त मिल जाती है। तो वहीं जेल के अंदर से वो अपनी वकालत पूरी करता है और फिर अपने ऊपर लगे हुए केसों पर जो इल्ज़ामात उस पर लगे थे उसकी पैरवी खुद करते हुए बाइज्जत बरी होकर आता है। उसके बाद वो शुरू करता है अपना कारोबार करने की कोशिश करता है। घर से सलाह मिलती है भाइयों से और माँ से कि अपना कारोबार कर, तो वो कहता है मैं कारोबार भी करूँगा और नौकरी भी करूँगा। वकालत मैंने की है, मैं वकालत किसी वकील, सीनियर वकील के पास जाऊँगा और उनके साथ नौकरी करूँगा। तो माँ कहती है बेटा एक काम कर, और जब वो वकील एक सीनियर वकील के पास पहुँचता है तो वहाँ वकीलों की, जूनियर वकील की फौज होती है। सीनियर वकील समझाता है और कहता है, लेकिन उसकी निगाह में सिर्फ एक चीज होती है, पैसा। पहले पैसा लाओ, बाद में केस। कैसा भी क्लाइंट हो, कैसी भी मजबूरी हो, वकील साहब भी यही कहते हैं कि पहला पैसा चाहिए। इसे ये बात फिर नागवार गुजरती है कि जो आदमी परेशान है, परेशान हाल है, वो ये कह रहा है कि मैं बाइज्जत, मुझे आप मेरे केस को लड़िए और जब आप फाइनल होगा मैं आपको कहीं से भी इंतजाम करके फीस दूंगा, फिलहाल मेरे पास नहीं है। लेकिन वकील नहीं मानते। ऐसे ही एक लड़की का मामला आता, उनका मकान का मामला चल रहा होता झगड़ा, और वकील साहब, सीनियर जो वकील है, वो उसकी जिम्मेदारी उसे सौंपते हैं। उससे पहले एक माफिया की जिम्मेदारी उसे सौंपी जाती है कि ये केस आपको हैंडल करना है, इनसे जाइए और बात करिए। माफ करिएगा। जब वो बात करने वहां पहुंचता है तो वो माफिया उसे हल्के में लेते हैं और कहते हैं कि जानते हो तुम कौन हो, मैं कौन हूं? वो कहता मैं जानता हूं, तुम पे इतनी गाड़ी चोरियों का आरोप है। ऐसी बातें जब वो करता है तो उसे धक्के दे के भगा देता है। फिर दूसरा केस उसे सौंपा जाता है उस लड़की का। वो उस लड़की के दरवाजे, और ये कहा जाता है कि पहले फीस लेना, बाद में बात करना। और जब वो लड़की के फ्लैट पर पहुंचता है और बेल बजाता है और वो उससे बात करता है तो लड़की कहती है कि मेरे पास तो फीस नहीं है, अभी पैसे नहीं है, और मैंने कहा है कि जब मेरा केस फाइनल हो जाएगा और ये मेरा फ्लैट, मकान जो है बिक जाएगा, उसमें से मैं फीस दूंगी, फीस नहीं हिस्सा दूंगी। तो वो समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसे फिर भगा देती है। ऐसे उसके साथ में कई केस सीनियर वकील के सामने आते हैं जिससे उसका दिल फिर पलटा कर खाता है और वो सोचता है कि इस तरीके से तो इंसाफ हम ना दिया है ना दिला पाएंगे। तब वो अपने अलग प्रैक्टिस के लिए बार में लाइसेंस अप्लाई करता है और उसके लाइसेंस मिल जाता है, मंजूरी उसे मिल जाती है। तब वो अपना चैम्बर खोलता है और चैम्बर में सबसे ऊपर लिखवा के 2 रुपये लगाता है कि जिस पे फीस ना हो, जो परेशान हाल हैं वो मेरे से संपर्क करें, लेकिन होने ईमानदार चाहिए, बेगुनाह चाहिए।
जिन पर जुल्म हुआ है ऐसे ही केस मैं लड़ूंगा, और उसके पास केसों की लाइन लग जाती है। बहुत केस उस पर आतंकवादी घटनाओं के आते हैं, बहुत केस जमीन जायदाद के आते हैं, भूमाफियाओं के आते हैं, यहाँ तक कि शाहिद को धमकियां मिलने लगती हैं, और जब धमकियां मिलती हैं तो उन्हें इग्नोर करता है। जब वो उस लड़की के मकान का केस लेता है, उसे फिर फोन करता है, तो लड़की कहती है कि मैंने आपसे मना किया था। वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, सुन तो ले आप मेरी बात को, अब मैंने अपनी अलग प्रैक्टिस शुरू कर दी है और मैं आपका केस लड़ूंगा, फीस की कोई बात नहीं है, जब आप चाहें तब दे दें। वो लड़की उसके पास पहुंचती है, ऑफिस में पहुंचती है, थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ता है, तो वो उसकी माफ़ी मांगता है, चाय पिलाता है शाहिद, और चाय पिलाने के बाद उससे सारे केस की स्टडी करता है और कहता है बोले ठीक है। यहाँ ख़त्म हो जाती है उस लड़की की कहानी। लेकिन एक कहानी नई जुड़ती है यहीं से शाहिद के साथ में, कि उसको ये महसूस होता है उस लड़की से मिलने के बाद में कुछ कुछ उसके दिल में, जबकि वो तलाकशुदा है, एक बच्चा है उसके और तलाकशुदा है। स्टेप मदर यानी सास जो है वही उसको परेशान करती है, यही उसकी परेशानी का सबब था। उसे बेदखल करना चाहती है, जबकि वो इकलौती बहू थी और उसके शौहर का किसी घटना में इंतकाल हो चुका है। तब वो उस केस को लड़ता है और यहीं से उनकी प्यार की कहानी शुरू हो जाती है। आखिरकार ये होता है, क्योंकि कहानी का हमारी उसका मकसद खबर का ये नहीं है कि उसका प्यार क्या हुआ, आखिरकार वो उस लड़की का केस को जीतता है और उससे आखिर में शादी भी कर लेता है, उस बच्चे को भी अपना लेता है, घर वालों के बिना बताए वो शादी कर लेता है। यहाँ तक कि उसके केस में भी, क्योंकि भूमाफियाओं से जुड़ा केस था, तो उसे जान से मारने की धमकियाँ मिलती हैं कि या तो केस छोड़ दो नहीं जान से मार दिए जाओगे। तो वो लड़की के सामने बात रखता है कि ऐसे ऐसे मुझे धमकियाँ मिल रही हैं, मुझे क्या करना चाहिए। तब उसको जवाब मिलता है कि आपको केस लड़ना चाहिए। वो केस लड़ता है और लड़ते हुए उस केस को जीतता है। ऐसे ही एक घटना आती है जो एक बेगुनाह को एक आतंकवादी बताकर 9/11 का, जो कंप्यूटर इंजीनियर है, सिर्फ इसलिए कि उसके कंप्यूटर में ऐसा ही नक्शा था जो 9/11 को हमला होटल पे हुआ था, बिल्कुल सेम ऐसा ही नक्शा था, तो पुलिस उससे कहती, उस पर आरोप लगाती है कि इसने आतंकवादियों को नक्शा मुहैया कराया, जबकि पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होता। और वो हालात उसके घर के ये बन जाते हैं कि उसकी गैर मौजूदगी में ही एक बच्चा होता है, उसे बेटी पैदा होती है, वो जेल में है, जब पुलिस उठा के डाल देती है तो उसकी एक बेटी पैदा होती है। और यहाँ तक सारी बातें चल रही हैं, वो उस केस को लड़ता है, तब उसे धमकियाँ मिलती हैं। वो कहता है कि मैं किसी हालत में केस नहीं छोड़ूंगा, जो तुम्हें करना है वो तुम कर दीजिए। वजह क्या थी? क्योंकि उसने कई केस अपनी जिंदगी में 17 केस बाइज्जत बरी कराया लोगों को, 17 केसों में ये था। और आखिर अंजाम क्या होता है? अंजाम ये होता है कि एक दिन उसे, जब वो अपने माँ भाइयों के पास होता है घर में, तो उसे फ़ोन आता है एक क्लाइंट का, और वो फ़ौरन वहाँ पहुँचता है अपने ऑफिस में। जब ऑफिस में पहुँचता है तो सीट पर ही जाके जैसे बैठता है, तो उसके दिमाग में सिर के अंदर गोली मार दी जाती है और उसे शहीद कर दिया जाता है। उसी से डायरेक्टर ने जो देखा, उस कहानी को पढ़ा, हालात को समझा, क्योंकि मामला मुंबई कुर्ले का था, तब उन्होंने फिल्म बनाई। और इस फिल्म को जो अवार्ड मिला टोरंटो में, वो उनका इनाम था। तो ये थी सच्ची घटना। बीते कल 11 फरवरी को शाहिद को शहीद कर दिया गया था 2010 में। आज हालात ये हैं कि जिसने दूसरों को इंसाफ दिलाया, आज उस शाहिद का केस लड़ने वाला कोई नहीं है। आज वो शाहिद अपने हत्यारों को सजा दिलाने के लिए, वैसे उनके भाई केस लड़ रहे हैं, लेकिन हालात होते हैं, क्योंकि ये समझ में आता है कि किसी की तरक्की, किसी की कामयाबी, किसी की ईमानदारी भी कभी कभी उसके आड़े आ जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद।